हमने नीट के सपने सजाए, हमने क्या नाम है MBBS के सपने सजाए, मेडिकल कॉलेज में जाने की बात करी, बट क्या जर्नी सच में इतनी स्मूथ थी कि हमने डिसाइड कर लिया कि बिल्कुल नहीं। मम्मी जब अपने डेथ बेड पे थी ना, जब उन्हें लग गया कि अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे 2 बड़े पापा हैं, एक कोलकाता में रहते हैं और एक अभी जिनके साथ में रह रही है। तो वो कोलकाता वाले की ना गवर्नमेंट जॉब है, तो उन्हें मम्मी ने कहा था कि मेरी बेटियों का ना आप वैसे ही ध्यान रखना जैसे अपनी बेटी का रखा था, और हाथ भी जोड़े थे, बट उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए थे। इस टाइम पे एक को और ज़्यादा तुम्हारे साथ एक चीज़ हुई कि पिताजी कार्डियक अरेस्ट से आपको छोड़कर चले गए। कार्डियक अरेस्ट में उनका फर्स्ट अटैक था, तो अगर किसी को बेसिक CPR भी आता तो वो बच जाते। तो हेलो मेरे नीट स्पॉट के वासियों, भाई लोग क्या हाल हैं आप लोगों के। भाई पिछली बार हम लोगों ने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था जो कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आ नहीं पाया था, तो आज हम लोग उस पॉडकास्ट को दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। बड़ी ही अच्छी स्टोरी है, बड़ी ही अच्छी एक मोटिवेशन हो सकती है आप लोगों के लिए। वो लोग जो रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं, रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा पीछे भागते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कैसे करेंगे क्रैक नीट। इस स्टोरी में काफी ज्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं, काफी एक अलाइनमेंट ऑफ ड्रीम का जो शिफ्ट है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लड़की है, इसको CA बनना था। अब बनना CA था, फिर नीट का एग्जाम दिया, क्रैक करके अब मेडिकल कॉलेज जा रही है। ऐसा इसकी जर्नी में क्या हुआ, क्यों इसने MBBS को ही चुना, क्या रीजंस थे, वो सारी बातें करेंगे। प्लस थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे कि बिना रिसोर्सेज के किस तरह से बहुत ज्यादा पढ़ाई की जाती है और अपने आप को एक मेडिकल कॉलेज दिलवाया जाता है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। कैसे करते हैं ये सारी चीजें, चलिए इसी से जानते हैं। स्वागत करते हैं अनीता का। अनीता आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनीशा, स्वागत करते हैं अनीशा का। तो अनीशा आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पिछली बार मैंने नाम गलत लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट गाइस। ये बताओ अनीशा कि नीट की जर्नी वो तो तुम्हारी बहुत बाद में शुरू हुई, बट डॉक्टर बनने का जो सपना था, पहले CA बनना चाह रही थी, तो वहां से शिफ्ट कैसे आया? जब मैं 9th क्लास में थी तो तब तक मेरे को CA ही बनना था। बचपन से मेरे को कोई भी CA क्यों बनना था? क्योंकि मेरे को पैसे कमाने थे। हाँ, और मैंने सुना था कि मतलब CA पैसा छापते हैं, इसीलिए मेरे को CA बनना था। पर फिर 9th में क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, और जब उनको मतलब बेहोश हो गई थी वो चक्कर खा करके, और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इन्हें ब्लड कैंसर है। और क्योंकि ये कैंसर पहले बहुत वो बीमारी थी, तो एक धक्का सा लगा। तो 2-2.5 महीने मम्मी जब हॉस्पिटल में थी तो मैं अपनी बड़ी मम्मी के साथ उन्हीं के साथ थी, तो मैंने उनको देखा था कि कितना पेनफुल ये प्रोसेस होता है। और मतलब मेरे को लग रहा था ना कि अगर थोड़ा सा और उनका ध्यान रखा जा सकता, अगर इस बीमारी को थोड़ा और क्योर होता, तो या थोड़ा और पहले पता लग जाता, 1-2 स्टेज पहले पता लग जाता, तो शायद हम उनको बचा पाते। इसके सिम्टम्स काफ़ी वो होते थे, वीकनेस हो गया, ज़्यादा नींद आना हो गया, ऐसे सिम्टम्स होते थे। तो मुझे लगता था अगर मेरे को थोड़ी सी भी नॉलेज होती तो मैं पहले डॉक्टर के पास ले जाती, या अगर थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा केयरिंग एनवायरनमेंट होता तो शायद मम्मी बच जाती। तो उस रिग्रेट और गिल्ट की वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं डॉक्टर बनूंगी एंड आई वुड मेक श्योर कि जितना मुझसे हो सकता है मैं किसी के साथ ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। तब से मैंने सोचा कि अब मेरे को डॉक्टर बनना है। 9th क्लास का लास्ट फाइनल्स चल रहे थे तब के टाइम पे। तो 9th क्लास के बाद फिर 10th क्लास तुम्हारी उसी में गई। हाँ। कि किस तरीके से डॉक्टर बना जाता है। हाँ। रास्ता कैसे पता लगा कि डॉक्टर कैसे बना जाता है? रास्ता, मेरे 2 फ्रेंड्स थे ना, यशिता, रिया, वो दोनों को भी डॉक्टर बनना था। तो उन दोनों के साथ जब मैं 10 में बैठती थी ना, तो यशिता को एकदम जोर वाला डॉक्टर बनना था, बचपन से डॉक्टर बनना था। हाँ, तो वो 6-7 से ही देखती रहती थी कैसे बनते हैं। तो उससे मेरे को पता चला था कि हाँ ऐसे एग्ज़ाम वगैरह होता है। और फिर धीरे धीरे जब मैंने इंस्टीट्यूट वगैरह के एग्जाम्स दिए, कोचिंग में एडमिशन हो गया, तो और क्लियर हो गया सब कुछ। तो इंस्टीट्यूट वगैरह के एग्जाम दिए, कोचिंग में एडमिशन लिया। अच्छा, बट इस टाइम पे एक और ज्यादा तुम्हारे साथ एक चीज हुई कि पिताजी भी। इस टाइम पे नहीं, मम्मी का 2021 में हुआ था, पापा का 2018 में ही हो गया था। अच्छा, पिताजी कार्डियक अरेस्ट से आपको छोड़कर चले गए। उसका भी थोड़ा मतलब
धीरे धीरे ये सब चीज़ें बिल्ड हुई कि मेरे को क्या करना है आगे चल के, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में उनका फर्स्ट अटैक था, तो अगर किसी को बेसिक CPR भी आता तो वो बच जाता, बट सिंस किसी को कुछ पता नहीं था और उन्हें हड़बड़ी में हॉस्पिटल ले गए, एंड आधा घंटा भी तो बहुत होता है ना उस ड्यूरेशन में। एंड इस चीज़ में अभी अवेयरनेस तो फैल रहा है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, कार्डियक अरेस्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती। अब हो रहा है, हार्ट अटैक का कोई अर्लियर सिम्टम भी नहीं होता है कि किसी को कार्डियक अरेस्ट का और कोई सिम्टम भी नहीं होता है, तो और लेकिन हाँ, अगर किसी को हुआ है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए बचा सकते हैं हॉस्पिटल में हेल्प मिलने से पहले, वो भी नहीं हो पाया था, तो ये सब चीज़ें। तो फिर हमने नीट के सपने सजाए, हमने क्या नाम है MBBS के सपने सजाए, मेडिकल कॉलेज में जाने की बात करी, बट क्या जर्नी सच में इतनी स्मूथ थी कि हमने डिसाइड कर लिया कि तो अभी आप अपने बड़े मम्मी बड़े पापा के साथ रहते हो? हाँ, बड़ी मम्मी बड़े पापा के मतलब जब मम्मी का डेथ हुआ ना तो 3-4 हॉस्पिटल्स में उनको दिखाया गया था, तो उनके साथ मेरी जिनके साथ अभी मैं रहती हूँ ना, बड़ी मम्मी, उन्होंने ही उनका मतलब पूरा ध्यान रखा था पूरे में। और मम्मी जब अपने डेथ बेड पे थी ना, जब उन्हें लग गया कि अब मैं नहीं बचूंगी, मेरे 2 बड़े पापा हैं, एक कोलकाता में रहते हैं और एक अभी जिनके साथ मैं रह रही हूँ, जिन्हें अब मैं पापा मम्मी बोलती हूँ क्योंकि वो बन गए हैं, तो उन्हें तो वो कोलकाता वाले की ना गवर्नमेंट जॉब है, तो उन्हें मम्मी ने कहा था कि मेरी बेटियों का ना आप वैसे ही ध्यान रखना जैसे अपनी बेटी का रखा था, और हाथ भी जोड़े थे, बट उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए थे। तो उसके बाद से मैं 10th क्लास के वक्त से फिर मैं दिल्ली में ही आ गई, बड़ी मम्मी बड़े पापा के साथ ही रहने लग गई, और अब मैं उन्हें मम्मी पापा बोलती हूँ बिकॉज वो है उसलिए। बड़ी मम्मी बड़े पापा ने फिर तुमको सपोर्ट करना शुरू किया। मेडिकल के कोचिंग में जब जाना था तब भी कुछ ऐसा फीस का पंगा हुआ था आई गेस? हाँ, हुआ था। जब 10th के लास्ट में सभी इंस्टीट्यूट्स के स्कॉलरशिप टेस्ट ओपन हो जाता है, तो कई इंस्टीट्यूट्स के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, तो अब उसमें से मैंने एक इंस्टीट्यूट चुना जो थोड़ा फ़ी वाइज भी ठीक था और मतलब ऑनलाइन काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म भी है वो, तो मैंने वो चूज़ किया। तो अब हुआ कि उसमें रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होता है, तभी स्कॉलरशिप वाइबल रहेगी। तो अब उस वक्त पे कुछ 10,000 रुपये के आसपास की ज़रूरत थी। ये 2022 की बात है आई गेस, 22 या 23? 2022 की बात है, 23 में तो मैं 11th में थी। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। अब उस वक्त मेरी दादी को ना बहुत ही सीवर लंग में प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से हम लोगों ने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, क्योंकि गवर्नमेंट वालों ने भेज दिया था क्योंकि वो एजेड भी थी काफ़ी। तो अब हुआ ये कि थोड़ा सा हमने एडमिट कराया कि फैमिली का कुछ सपोर्ट होगा, कि वो बड़े पापा सपोर्ट करें शायद, बट हुआ ये कि हम लोग जब हॉस्पिटल ले गए तो कुछ पैसों की हेल्प की और उसके बाद से उसमें भी हाथ खड़ा कर दिए। तो अब उस वक्त पूरा अकाउंट खाली हो गया, इधर उधर से कर्जे भी चढ़ गए थे सर के ऊपर दिखवाने के लिए। तो उस वक्त पे ऐसा कंडीशन था ना कि हमारे पास 10,000 उस वक्त पे नहीं थे जमा करने के लिए। तो हमने फिर से कॉल किया कि अगर आपके पास हो तो फ़िलहाल दे दो, क्योंकि फिर वो स्कॉलरशिप हट जाएगी, फिर मेरे को ओरिजिनल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत स्कॉलरशिप निकलेंगी अभी, अगले साल करवा लेना, ऐसे करा लेना, अभी मेरे पास नहीं है, एंड फ़ोन कट कर दिया। उस वक्त पे फिर मैं रोने लग गई कि मम्मी मेरा एडमिशन नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या। फिर मम्मी ने अपनी किसी फ्रेंड से हेल्प ली और फिर मेरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा करवाया था। और उसके बाद से फिर 10th के बोर्ड्स वगैरह हुए और फिर धीरे धीरे कंडीशन सुधरी, और फिर बोर्ड्स के बाद से मेरा कोचिंग स्टार्ट हो गया मिड अप्रैल के टाइम, 19th ऑफ अप्रैल के आसपास। तो एक बात बताओ, तुम रहती थी गुरुग्राम के आसपास? हाँ, कोचिंग तुम्हारी हौज खास के पास थी, तो कोचिंग तुम्हारी थी यहाँ मतलब ये जो एम्स के आसपास का एरिया है, इधर कोचिंग थी तुम्हारी जिया सराय के आसपास। तो ये तुम्हारा एक तो अप डाउन होता था, उसके बाद फिर तुम्हारा कोचिंग था, स्कूल भी रेगुलर था और कोचिंग भी जाना था, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती थी? होता ये था कि मैं स्कूल, अब क्योंकि स्कूल में ना मेरा रेगुलर स्कूल था, प्लस वहाँ पे अटेंडेंस के लिए ना मेरे को उतना छूट भी नहीं था कि बच्चा मेरा, अगर मेरा 75% पूरा हो गया तो भी मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी जल्दी, बहुत मेहनत से एक छुट्टी मिलती थी। तो ऑलमोस्ट मैं डेली स्कूल जाती थी और कोचिंग तो मैं रेगुलर जाती थी। तो मेरा स्कूल छूटता था लगभग 1:30 बजे के करीब, और फिर मैं घर आती थी। तो होता ही है ना कि जब इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है ना, तो फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो मम्मी को पता होता था कि मैं आऊँगी, यूनिफॉर्म बदलूँगी, भागूँगी, तो मम्मी खाना बना के रखेगी, निकाल के रखेगी, यूनिफॉर्म सेट रखेगी कि मैं आऊँ, पहनूँ, खाऊँ, भागूँ। तो मैं 1:30 बजे का स्कूल छूटता था, 1:45 तक घर आ जाती थी। फिर मैं खा पी के
2:30 या 3 बजे के करीब निकल जाती थी। मेरी एक फ्रेंड भी साथ चलती थी, तो उसी के साथ फिर मेट्रो में आती थी, और मतलब मेट्रो से उतर के ज़्यादा दूर नहीं था, बट हाँ फिर वहाँ से मैं कोचिंग से छूटती थी मैं लगभग 8 बजे। फिर 8 से घर जाने में 9 बज जाता था, और फिर 9 बजे से जो भी खाना पीना करके फ्रेशन अप हुए फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। तो बहुत मतलब मंडे टू सैटरडे ना बहुत बुरा हालत रहता था बहुत मेरा। बुरी हालत रहती कोचिंग थी, से पूरे 2 साल ये चला। कोचिंग से आकर के तो लगता था भगवान अब मैं क्या करूं, क्यों ले ली मैंने साइंस, ऐसा हाल होता था। और तुम्हारा इंटरेस्ट बेसिकली दूसरी तरफ था उस हाँ। टाइम पे। मेरे को साइंस मेरे को पसंद ही नहीं थी। हम्म। मेरे को कोई कहता था ना साइंस पसंद है, तो कितनी पिकमी लड़की है, साइंस साइंस पसंद है, कोई कहता है मेरे को नहीं पसंद थी, पर फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो गया मेनली। सही। अच्छा, तो कोचिंग के टाइम पे क्या सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी? क्या सब कुछ ऐसा चल रहा था कि भाई कोचिंग में टीचर अब आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ पढ़नी चाहिए वो पढ़ा रहे हैं और समझ आ रहा है सारी चीज़ें, और स्कूल में भी जो चल रहा है वो चल रहा है, सारी चीज़ें कैसे कैसे चल रही थी? स्कूल से तो मेरे को आप पढ़ाई का सपोर्ट नहीं ही समझिए, क्योंकि स्कूल में ये था कि मतलब जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बढ़ा तब से टीचर्स भी हो गए कि हम थोड़ा कम पढ़ाएंगे ना तो वो ऑनलाइन देख लेंगे। तो जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे PCB, मैंने मैथ्स भी ले रखी थी, पर जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे ना PCB, इनके एक तो मेरे को कुछ स्पेशल टीचर्स मिले नहीं थे, तो ऑलमोस्ट स्कूल से मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था एजुकेशन में। तो फिर कोचिंग में ना मतलब जब एडमिशन लेते हो तो वादे तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ऐसे कराएंगे वैसे कराएंगे, बहुत अच्छी डाउट सॉल्विंग वगैरह वगैरह, जिन्होंने एडमिशन लिया होगा वो जानते होंगे। पर जब मैंने तो सेम मेरे को भी पता था, मेरा तो घर में किसी ने आज तक मेडिकल ली ही नहीं है, तो किसी को ऐसे नॉलेज भी नहीं था कि मैं गाइडेंस ले सकूं। तो मैंने एडमिशन लिया, और मतलब होता ही है ना कि हर चैप्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए। जिनको ज़रूरत है ज़्यादा, जैसे रे ऑप्टिक्स को तुम ज़्यादा टाइम दो, वहाँ बेसिक मैथ्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो तुम 3-3 क्लास में निपटा दोगे। उल्टा चला था मेरे यहाँ। जैसे कि अगर हम माने कि रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, बड़े चैप्टर्स हैं, उतना कम टाइम। करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। करंट स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे ना 11th में, यूनिट्स डायमेंशंस बेसिक मैथ्स, आप ये मैंने अप्रैल में, मेरा मई लास्ट तक चला था, लगभग 1.5 से 2 महीना। 1.5 से 2 महीना पहला चैप्टर चला था फिजिक्स का? हाँ, बेसिक मैथ्स और यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेसिक मैथ्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर से ही चैप्टर, हाँ, तो 1.5 से 2 महीना गया था, जिसमें मुश्किल से 2 से 3 क्लास लेते हैं टीचर्स और निपटा देते। फिर काइनेमैटिक्स मेरा चला था 1 से 2 महीना। मतलब जब मेरा मई जून जुलाई अगस्त तक ना मेरे सिलेबस में बस मैं अभी तक NLM तक पहुंची थी, वो भी मुश्किल से। जब बच्चे वर्क पावर और एनर्जी कर रहे होते कर थे, चुके मेरे मतलब उस वक्त पे, जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स थे ना जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स में थे या कहीं कहीं पढ़ते थे, उनका मुझसे हमेशा 2 से 3 चैप्टर सिलेबस आगे रहता था। और ये तो फिर भी मैं ठीक कंडीशन में थी उस टाइम पे, मतलब ये मेरे को उस वक्त लग रहा था भाई ये कैसे चल रहा है, बट अब मेरे को लगता नहीं फिर भी बेटर था जैसा मेरे साथ आगे हुआ। तो इतना लंबा टाइम लिया, NLM तक खींचा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नील, क्लास में क्वेश्चंस मतलब ऑलमोस्ट नहीं ही होते थे, वो जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला एप्लीकेशन लायक होते हैं वो होते थे। बेसिकली नीट के नाम पे बोर्ड की तैयारी भी नहीं चल रही थी। बोर्ड की भी ढंग से नहीं चल रही थी। और मतलब जब हमारा शेड्यूल आता है ना टेस्ट का, उसमें था कि सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे हम 11th के लिए 12th के लिए, ताकि बच्चों को हेल्प हो, तो वो सब्जेक्टिव टेस्ट एक भी नहीं हुआ था और उसका कोई बातचीत भी नहीं होती थी इंस्टीट्यूट में, ऐसा था। फिर अब NLM वर्क एनर्जी पावर खींचते खींचते पार्ट 1 खींचते खींचते हमारा लगभग दिसंबर आ गया था। अब दिसंबर नहीं आया था, नवंबर आ गया था। अब नवंबर तक तो फिर भी हमारी मैकेनिक्स ठीक चली थी, मतलब जैसे मैं कह रही हूँ ना ये ठीक था, इसके बाद जो वो तो और बुरा था। तो ऐसे चला था, क्वेश्चन प्रैक्टिस थी नहीं, DPP मॉड्यूल सॉल्व करने को टीचर्स मुश्किल से 1 से 2 बार कहा होगा, और हम नए बच्चे, हमको उतना मालूम नहीं, हमको लगता था है कर लेंगे। तो ऐसा कोई ना 11th में टीचर से भी प्रेशर नहीं। टेस्ट इस टाइम हो रहे थे या फिर नहीं हो रहे थे? मतलब हमारे पूरे इंस्टीट्यूट का टॉपर आता था 550 पे, मैंने भी किया है 2 बार। 550 पे टॉपर? हाँ, 550 पे टॉपर आता था, जबकि टेस्ट उतने टफ नहीं तो होते। तुम लोगों के दिमाग में तो ये चीज़ पूरी बैठ गई होगी, ये 550 ही आते होंगे, नीट में इतने ही चलते होंगे। ऐसे ही था, क्योंकि उतना 11th में तो लगता है बहुत टाइम है ना, तो अब जैसे जब तुम कोचिंग लो ना किसी नीट और जेई की, तो टीचर्स को पहले से रहना चाहिए कि जिस रोड पे तुम चल रहे हो वो इजी नहीं है, तुम मैराथन में भाग रहे हो तो तुम्हें लगातार भागना है, ऐसा था नहीं। सही। तो अब नवंबर आ गया, नवंबर में अब हमारी पार्ट 1 ही ख़त्म थी, और उसके बाद से सिलेबस कंप्लीट तो तब होना चाहिए ना जब एक्चुअल में हो रहा हो। पार्ट 2 फिजिक्स मेरी लगभग 1.5 से 2 महीने में निपट गई है। एक मिनट, ठीक है। क्लास 11th में पार्ट 2 में सॉलिड्स चैप्टर है,
फ्लूइड्स चैप्टर है, उसके बाद हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स है, उसके बाद हमारा वेव ऑप्टिक्स है, सॉरी ऑसिलेशंस है, नहीं ऑसिलेशंस है, फिर वेव्स है। ये 6 चैप्टर अभी जितना मैं वो कर पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, ये चैप्टर्स हैं। और इसमें अगर मैं सोचूं तो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह, ये सब चीज़ें बताने में ही हफ्ता भर तो जाता है बच्चे का। ये भी ऐसे चला था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 2 क्लास से ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है अगर ऐसे देखा जाए तो। पर उन्होंने मतलब सबसे लंबा अगर पूरी पार्ट 2 फिजिक्स में कुछ चला था वो था सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड मैकेनिक्स जो एक्चुअल में लंबा चैप्टर। तो मतलब तुम्हें ये पता लग गया होगा कि किसी ब्रिज में वो जो सर्कल लगाते हैं और वो जो स्क्रू जो है वो फिक्स करते हैं वो किस तरीके से होता है, ये चीज़ तुम्हें पता लग गई होगी। बाकी कुछ नहीं पता लगा कि फ्लूइड्स में कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, कैसे विस्कोसिटी हो रही है, वो सब उस तरीके से कभी पढ़ाई ही नहीं गई कि समझ आए। अच्छा। फिजिक्स पढ़ाई गई कि उनका काम है वो पढ़ा के जाएंगे, ये था फिजिक्स पढ़ाने। भाई साहब सरफेस टेंशन वगैरह तुम्हें कुछ भी सरफेस टेंशन तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली में ये है क्या चीज़। मैं फॉर्मूला लट के गई थी नीट के पेपर के दिन, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं बना मेरा वो जो आया था सरफेस टेंशन वाला। लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज योर सरफेस टेंशन। थर्मोडायनेमिक्स केटीजी एक क्लास में थर्मोडायनेमिक्स क्लास, हाँ 1 शॉट। अच्छा, तुम लोगों का कार्नोट इंजन अभी नहीं है आई गेस, बट कार्नोट इंजन नहीं है फिर भी कार्नोट साइकिल तो है। कार्नोट साइकिल है, इंजन नहीं है। साइकिल पूरी वो प्रॉपर साइकिल समझने में ही कितना टाइम लगता है, कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्लास तो लगती है भाई। अगर 1 क्लास में तो नहीं समझ सकते आप कार्नोट साइकिल पूरी की पूरी। 2 से 3 क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 क्लास में आपने पढ़ा, दूसरे क्लास में आप रिवाइज करके जाओगे, फिर डाउट पूछोगे। डाउट का ये था 4 बजे से हमारी क्लास है अगर, तो तुम लोग आना डाउट पूछने के लिए 3 बजे तक। 3 बजे के बाद मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे को अलार्म करना होता है अगली क्लास के लिए। और जिसका स्कूल ही 2 बजे छूट रहा है, जो घर से निकल, जिसका आने का ही रास्ता 1-1.5 घंटे का, वो भाई कैसे आ जाएगा 3 बजे। तो डाउट्स तो मैं मुश्किल से अपने पूरे 11th के सेशन में 3-4 बार भी पूछी हूँ उनसे, और बाकी टीचर से 2-4 बार हुआ होगा बस, क्योंकि वो थोड़े से थे हाँ डाउट्स बता देंगे, ऐसा था। अब फिज़िक्स में ये हाल थे मेरे कि फ़िज़िक्स इतनी बुरी हो गई थी ना कि जो मैं सोचती थी कि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो फिज़िक्स अच्छी होगी, और थोड़ा मेरे को वो भी हो गया था कि हाँ जानने में मज़ा आएगा, कुछ भी नहीं आया। मैकेनिक्स जैसा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, पूरी फिजिक्स को बर्बाद करके रख दिया टीचर्स ने, प्योर बर्बाद। इतना ना कि जब मैंने 12th के रिवीजन में वो फिजिक्स पढ़ी तो बोली ये भी था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो आया ही नहीं। एटलीस्ट नोट्स भी कंप्लीट होते हैं, नोट्स तक ऐसे देखी क्या ही बताऊँ मैं। नोट्स कैसे बनवाते थे टीचर्स? नोट्स था कि वो लिखते थे और फिर मैं आपको बताती हूँ थर्मोडायनेमिक्स के वक्त क्या हुआ था। इतनी बड़ी स्लाइड थी, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और फिर उन्होंने सब कुछ लिख दिया, और फिर हम सब कुछ लिख दिया और कहा उतारते रहो, अभी कुछ समझाया नहीं है उसमें से, उतारते रहो। उन्होंने सारा लिख दिया, हमने सारा उतार लिया, फिर उन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर वो 3-4 स्लाइड्स जिसके खुद 3 हिस्से किए थे वो समझाई है हमें जो 11th के बच्चे हैं, जो पहले इस सदमे में है कि सिलेबस कैसे बढ़ गया इतना सारा, उन्हें इस तरीके से पढ़ाया गया था। इतना कि मेरे 11th के फिजिक्स का जब पेपर हो रहा था ना उसमें भी मेरी हालत ख़राब थी। चलो मैं एक चीज़ मान लेता हूँ, काइनेटिक थ्योरीज जैसा चैप्टर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल है। 10 मिनट का था ये तो नहीं, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है चैप्टर, मेरी क्लास में 10 मिनट का था ये चैप्टर। नहीं, तुम्हारी क्लास में 10 मिनट का, एक से 2 क्लास में इस चैप्टर को खींचा जा सकता है, 1-2 क्लास लगता है, बट उसको 10 मिनट में समझा देना। अरे 10 मिनट, ये टैलेंट था वहाँ का। ये काफी मतलब आपको अगर सिलेबस कंप्लीट कराना है ना तो कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, वो जल्दी करा देंगे, बहुत जल्दी करा देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, नील थी, इतनी नील थी ना कि टेस्ट में हम लोग जब नोट्स। तो आप मॉड्यूल्स वगैरह नहीं करते थे? मॉड्यूल्स करते थे, थोड़ी बहुत करते थे, पर अब मॉड्यूल्स में भी क्वेश्चंस हाई लेवल के भी होते हैं थोड़े ठीक ठाक, तो वो चीज़ तो पूछने जाओ तो वो थोड़ा टाइम, पूछने के लिए टाइम भी तो मिले कि मैं आपसे पूछने आऊँ। अब उसके बाद से ना फिर ऐसा माहौल था ना कि सपोज मेरा अभी काइनेमैटिक्स का बैकलॉग चल रहा है, चल वर्क एनर्जी पावर है, तो अगर मैं वो पूछने जाऊँगी तो मेरे को डांट पड़ जाएगी कि अभी तक किया क्यों नहीं है। और कुछ अगर तुम वैसे क्वेश्चंस ले जा रहे हो ना तो ऐसा नहीं है कि तो जब टीचर ही ओपन नहीं है तो हमें क्या, मॉड्यूल में भी ना कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो टीचर कहते हैं ये मत करना, अभी फिलहाल के लिए ये कर लो तुम, और अगर टाइम बचे तो वो करना। ऐसा कोई भी वो नहीं था। पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व करने के लिए हमें शायद ही कहा हो 11th में, तो ऐसा गाइडेंस जो टीचर देता है वो नहीं दिया गया था। ओरिएंटेशन में तो बहुत कुछ बोला था, बट स्टिल बाद में तो ऐसा कुछ नहीं था। फिजिक्स का यही हाल, केमिस्ट्री में तो
मैं बता, ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह, और हम जब मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था ना केमिस्ट्री में, हमने तभी से 2-3-4-5 क्लासेस हुई थी और हमें समझ आ गया था हमें इनसे समझ नहीं आने वाला है। तो हमने ना एप्लीकेशन वगैरह कुछ साइन करके दिया था। अब वहाँ पे अब टीचर चेंज की एप्लीकेशन आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम, मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे। सो जो 11वीं क्लास के बच्चे या जो 10वीं क्लास 8वीं क्लास के बच्चे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट तो अब वो गया, तो अब उसके बाद एक तो किस किस ने साइन किया है वो नाम बता दिए गए कि इन बच्चों ने तुम्हारे लिए कंप्लेन किया। एटलीस्ट इतना तो कहते ना कि हाँ बुरा फीडबैक आया तुम इम्प्रूव करो, नहीं नाम बता दिए। अब उन बच्चों पे क्या बीतेगी जब वो टीचर तो अब तो वो खुन्नस निकालेगा, प्रॉपर खुंदक निकाली। हाँ। उस वक्त तो चलो मैं गांव गई हुई थी, मैं बच गई। हाँ। पर जो बच्चे वहाँ पे थे ना, उन्हें बहुत कुछ कहा गया था, तू नेता बन रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो तो ऐसा हुआ। तो कहा कि मोल कॉन्सेप्ट टफ चैप्टर है, शुरू में लगा दिया इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। हम मान गए चलो ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर आया पीरियोडिक। यूनिटरी मेथड से सारी चीजें सिखाई थी उन्होंने। यूनिटरी, हाँ ये तो बताया था, केले वाला एग्जाम्पल। हाँ, यूनिटरी मेथड से सारी चीजें। पर मेरे को पर कंसंट्रेशन टर्म्स एक क्लास में खत्म हुई थी। कंसंट्रेशन टर्म ही एक क्लास में खत्म हो गई। 1.5 घंटे में जो सबसे मेन टॉपिक है वो एक क्लास में खत्म हुआ है, और मोल 4 क्लास से चल। पार्ट्स पर मिलियन तो तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। नहीं, वो तो फॉर्मूले लिखवाए थे, कहा था वो कंसंट्रेशन टर्म्स में कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले हैं। ओ भाई गाइस, नाइटमेयर था वो। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारी बैक एक्सरसाइज का, पार्ट्स पर मिलियन जरूर समझना। नहीं हुआ मतलब NCERT की बैक एक्सरसाइज तो छोड़ो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल नहीं लग रहे थे। तो वो तो, और जैसे मोलालिटी का मोलारिटी में कन्वर्ट करने वाले भी कुछ होते थे ना, तो वो शॉर्टकट्स लिखवाए थे, यूज़ कहीं नहीं करवाया था। और करवाया भी था तो सारे इन्फॉर्मेशन गिवन था, पुट कर दो। तो हमें भी लगा हम 30 मार्क खानोगे, मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी। फिर आया टेस्ट, एक भी सवाल नहीं बन रहा था सिवाय वो केले वाले सवाल के, वो 1 दर्जन हुए सॉर्ट ऑफ वैसा था, वो नहीं बना। तो अब मोल कॉन्सेप्ट बीत गया। फिर आया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक का बेस होता है, वो हमारा 3 क्लास में ख़त्म हुआ था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3rd चैप्टर, जिसमें आपको सारे बताते हैं कि मेंडलीव्स की टेबल ये होती है, वो सारी नहीं बताया था। S ब्लॉक, P ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये सब हमें नहीं सिखाया था। ये कहा था कि तुम 12th में सीखोगे। अब वही चीज़ बेस होती है। पीरियोडिक टेबल में तो आधी ब्लॉक केमिस्ट्री आ जाती है, वो सब कुछ नहीं हुआ था। हमें बस बेसिक पता था, मेंडलीव का ऑक्टेव का रूल वगैरह, इतना कुछ मालूम नहीं। उस चैप्टर में तो उतना ही होता है, बट ये है कि उस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वैसा समझ तो नहीं आया था, मजाक सेट के नहीं आया था। नहीं आया था। फिर अब हमने बोला चलो मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इनऑर्गेनिक तो आनी चाहिए, थ्योरी होता है, ट्रेंड्स होते हैं। अब हमने फिर से एप्लीकेशन लिखी, और इस बार मैं भी पकड़ी गई। तो मेरी काफ़ी बेइज्जती हुई क्लास में, टीचर फिर भी चेंज नहीं हुई। तो अब आप ये देखो कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन दी थी, और ऑर्गेनिक जब स्टार्ट हुई ना, तब तक वो टीचर थोड़ी इम्प्रूव हो गई, उन्होंने थोड़ा ठीक ठाक कराने लग गए, और हम भी जैसे हालात है उसमें हम एडजस्ट हो गए। तब जाके टीचर चेंज किया, और उनसे भी बुरे रख दिए। और फिर हमने जब बहुत कंप्लेन की और चेंज नहीं हुए। अब वो टीचर आए तो अब जो भी था, और इन ऑर्गेनिक तो पूरी बर्बाद हो गई। मैं मजाक नहीं कर रही। मतलब कि बेसिकली सीन ये हुआ, तुमने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे एक एप्लीकेशन दी, हाँ। तब टीचर चेंज नहीं हुआ। नहीं। अब तुम्हारे को, तुमने पीरियोडिसिटी के टाइम पे एक एप्लीकेशन दी, तब तुम्हारा टीचर चेंज नहीं हुआ। तुमने सोच लिया कि अब यही सत्य है, इन्हीं से ही पढ़ते हैं, हाँ। पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर तुम लोगों ने खुद से पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत टीचर से समझना, चेंज कर दिया। ऑर्गेनिक आते आते तुम्हारा टीचर ही चेंज हो गया। और जो आए वो तो और भी अच्छे थे, मतलब मैं क्या बताऊं तो ऑर्गेनिक बर्बाद। और हाइड्रोकार्बन्स तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे लंबा चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का, बहुत टाइम लगता है। 3 लेक्चर में हाइड्रोकार्बन्स खत्म हो गया था भाई साहब। और वो NCERT का ही जितने 2-4 रिएक्शंस थे ना वो थे, और 1 या 2 आधा मैकेनिज्म होगा। मतलब वो नोट्स तक पढ़ने लायक भी नहीं है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए। केमिस्ट्री ऐसे ही चली गई, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गई, फिजिक्स तो चली ही गई, बायो ठीक ठाक थी, वो मेरी खुद की वीक थी। अब 11th के लास्ट के जो 3 महीने थे ना, जब सिलेबस खत्म हो गया था, उस वक्त पे सब बच्चे खुद से कर रहे थे जो नहीं हुआ है, जो था। उस वक्त पे प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी दादी का गांव गई हुई थी, उनको मतलब वो कलकत्ता गई थी उन बड़े पापा के पास, उन्होंने उनको गांव छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने आना पॉल्यूशन की वजह से मना कर दिया, उन्हें लंग में। हाँ, दिवाली के टाइम पे होता भी बहुत ज़्यादा है। उन्हें डॉक्टर ने कहा दिल्ली में मत रखो, कोलकाता जैसी जगह भेजो, वहाँ पॉल्यूशन फिर भी ठीक है। हाँ। तो वो वहाँ चली गई, फिर वहाँ से उनको छोड़ दिया।
गांव में ला करके छठ पूजा के टाइम पे। अब हुआ ये ना कि अब वो क्योंकि बूढ़ी थी और उनके पाँव में ना कई बार चोट लग चुकी थी, उनका पूरा बोन डिसलोकेट हो गया, वो गर्डल बोन पूरा डिसलोकेट हो गया, मतलब इतना कि टूटना तो फिर भी इंसान थोड़ा हो जाए, वो डिसलोकेट हो चुका था अच्छे से। अब वो 2 दिन बेड पे थी, अब फिर कॉल आया ऐसे ऐसे करके, तो फिर मम्मी को अर्जेंसी में जाना पड़ा। मम्मी पापा दोनों गए 10-15 दिन के लिए, फिर मम्मी को वहीं रहना पड़ गया क्योंकि अब उनको लेके तो आ नहीं सकते थे, वहीं पे रहना पड़ गया। तो वो 2.5-3 महीने, मैं बड़ी थी, मेरी बहन भी उस वक्त छोटी थी, घर पे बस पापा और भैया। अब वो लोग कितना ही सपोर्ट करते, घर का सब कुछ देखना, जो मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी इस चीज़ की, तो वो सब कुछ देखना हो गया, खाना पीना सब कुछ, तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था मेरे ऊपर। और वो इस वक्त वो गई थी नवंबर-दिसंबर के टाइम पे, जिस वक्त पे मेरे कोचिंग में ये सब घमासान चल रहा था, सिलेबस ख़त्म होने की रोड, उस वक्त गई थी, तो वो तो मेरा गया ही गया था। उसके बाद से एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, 3 घंटे 2 घंटे सो ही पा रही थी। इस चक्कर में वो 3 महीने मैंने जैसे तैसे झेला, लास्ट के 15 दिन में मैं बीमार पड़ गई। लास्ट के 15 दिन में 11th क्लास में? हाँ, मेरा मैथ्स और बायो का पेपर छूट गया उस चक्कर में, मैं इतनी बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, हॉस्पिटल्स चेंज हो रहे थे कि हो क्या गया है, हो क्या गया है। फिर बाद में मैं थोड़ी, फिर तब तक में दादी की भी डेथ हो गई, अभी मैं बीमारी थी उस वक्त, तभी दादी की भी डेथ हो गई। तो अब एक आदमी मेरे साथ भी चाहिए था, घर पे कोई लेडी थी नहीं, तो एक बड़ी मम्मी और मेरी दिल्ली में रहे, मेरे पापा के अलावा 3 भाई और थे, जिसमें से बड़े वाले कोलकाता में है, बीच वाले की भी डेथ हो गई पापा की जब हुई ना उसके 1 साल बाद, तो उनकी वाली बड़ी मम्मी यहीं पे थी। तो पापा ने उनको कॉल किया कि इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है और ये मेरी दादी की भी डेथ हो गई थी उसी दिन, तो तुमको साथ में थोड़ा चल लो, उसके साथ देख लेना, उसका थोड़ा रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो अब मैं, पापा, भैया और फिर मेरी एक मामी हमारे साथ गए थे, उसी बाई रोड गए थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे को ट्रेन से ले जाने लायक हालत नहीं थी उस सिचुएशन में। अब वो 15-20 दिन जो ये सब कुछ हुआ ना, पढ़ाई तो दूर की बात है, किताबें छूने की भी हालत में नहीं थी मैं। तब वो हो गया, तो 11th मेरी गई, ख़त्म हो गई प्रॉपर। मतलब जब 12th स्टार्ट हुई ना, तो मेरा ये हाल था कि 11th तो मेरी हो नहीं रखी है, अब मैं 11th कब करूँ, 12th कब करूँ, ऐसे हाल थे। बेसिकली फैकल्टीज़ के चक्कर में, थोड़े अपनी सिचुएशंस के चक्कर में 11th तुम्हारी पूरी की पूरी ख़राब हो गई। अब उसके बाद तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं था और फिर तुम क्लास 12th में आए। क्लास 12th की क्या कहानी है, मतलब वहाँ पर भी कुछ काफ़ी सारे पाप हुए थे? बहुत पाप हुए थे, मतलब नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये थोड़ा वो हो गया, अभी काफ़ी फनी चीज़ें चल रही है, बट हाँ ठीक है। अरे अभी फनी लग रहा है, अभी फनी लग रहा है, जब उस वही कह रहा हूँ मैं, इंसान सिचुएशन में जब इंसान होगा तब क्या होगा। क्योंकि हम लोग पूरी तरह से ना ब्रेन वॉश थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं किस चैप्टर में कितना टाइम लगता है, क्या नहीं लगता है, धीरे धीरे दिमाग खोला था। होगा भी कैसे? हाँ, पहली बार पढ़ रहे थे, ड्रॉपर भी नहीं थे कि कुछ मालूम हो। 12 स्टार्ट हो गई, अगेन वही बड़े बड़े वादे कि तुम्हारा, मैं इस बैच से, मतलब मैं लिटरली लाइन बता रही हूँ, मैं अपने बैच से सभी बच्चों का सिलेक्शन कराने आया हूँ और तुम्हारे बैच में से, चलो मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता, पर कम से कम 100 बच्चों का बैच है तो 60 से 70 बच्चे सिलेक्ट होंगे। मैं बताऊँ कितने सिलेक्ट हुए? 2 बच्चे। दूसरी ये है, एक मैं और एक और था, तो उसने 11th के, मजे की बात यह है इन दोनों ने कोचिंग जाना छोड़ दिया था। हाँ। तब 12th में ये हाल था कि जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे वो बहुत अच्छे थे अपनी मैनिपुलेटिंग पावर में, वो अब खुद की इतनी तारीफ कर देंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी गलती है, तुम खुद देखो। अब ये हो गया, अब केमिस्ट्री का तो फिर वही हाल चला, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ख़त्म, बर्बाद। 12th की भी ऑर्गेनिक का तो ये हाल था ना कि तुम, अब हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं मानती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि अगर तुमने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो आज की समझ नहीं आएगी, वो तो थोड़ा बहुत तो आएगा, ऐसा भी नहीं कि तुम नील बट्टे सन्नाटा रहोगे। और मैं उनमें से नहीं थी जो क्लास के वक्त मस्ती करे, चल रही है तो मैं सुनूंगी, हाँ बातचीत करती थी, तो चल रही है तो मैं सुनती थी, मेरे को नहीं आता था समझ, और अगर कोई डाउट भी है ना तो पूछने पे, अगर वो पिछली क्लास का गलती से निकला तो ये नहीं है कि क्लियर कर दे, सुनाते थे। भरी क्लास में बेइज्जती, तुमने पिछली क्लास पढ़ी, ऐसे तो नहीं होना, सिलेक्शन करके बोल देना, ईगो हर्ट प्रॉपर। तो मैंने पूछना बंद कर दिया, ऑर्गेनिक मेरे भरोसे हो गई, मुझे लगा कि मैं ही इतनी बेवकूफ़ हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये हाल मेरे चल गए केमिस्ट्री में। फिज़िक्स में वही सेम टीचर थे, तो शुरुआत के करंट इलेक्ट्रिसिटी तक तो काफ़ी अच्छा था, मतलब ठीक ठाक चला, वहीं सेम नॉर्मल स्पीड थी, कुछ ज़्यादा भगाया नहीं, दौड़ाया नहीं, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे
थोड़े बहुत। वो स्टार्टिंग में जब तुम सिल्क से रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कि प्रोटॉन, उस टाइप के कराए थे पहली दूसरी क्लास में। फिर क्वेश्चंस अपने आप कम हो गए एज यूजुअल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जब वो EMI AC ये सारे चैप्टर स्टार्ट हुए ना, मुझे जेन्युइन नहीं पता कैसे ख़त्म हो गए। तो EMI में वो वाले सवाल भी नहीं कराया कि एक प्लेन उड़ रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर कितना EMF जनरेट होगा? अरे यार वो तो सबसे प्यारे क्वेश्चन होते हैं भाई। वो क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स में कराए थे अगर क्लास उन पे है एक्स्ट्रा। एक EMI में एक क्लास हुआ था शायद से 15 मिनट लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हुए थे। मतलब क्वेश्चंस इतने थे ना कि मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ बैठ करके, इस क्लास में हुए थे उस क्लास में हुए थे ऐसा। EMI AC गया, EM वेव्स गया। अब रे ऑप्टिक्स की तो मैं क्या ही कहानी बताऊँ। रे ऑप्टिक्स जैसा चैप्टर, उसमें जो फोकल लेंथ और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वाले वो तो कराए थे, पर बाद में जब वो रिफ्रैक्शन वाला स्टार्ट हुआ जो स्पेसिफिकली 12th का टॉपिक है, वो तो ऐसे गए थे ना कि मैंने एक दिन पूछा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली क्लास चल रही थी, मैं सारी क्लासेस ली थी मैंने उस वक्त पे। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर ग्लास तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, तो इस पर रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है। मतलब वो कॉन्सेप्ट इतना नील था मेरा, ऐसा हाल हो गया। रे ऑप्टिक्स गया, वेव ऑप्टिक्स गया, और सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न। वेव ऑप्टिक्स तो 2 क्लास था शायद से, 2 क्लास था, 2 एक्स्ट्रा क्लास, ख़त्म। मतलब तुम्हें ये भी नहीं बताया कि हाइगन्स प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ऊपर से 10-15 मिनट। अब वो PPT ऊपर जाती थी ना, तो दिखनी चाहिए PPT में, पहले से बनी हुई इमेजेस थी, थोड़ा बहुत उसे एक्सप्लेन किया था। जैसे वो 3 स्लाइड्स एक्सप्लेन नहीं कर दी थी 10 मिनट के अंदर, वैसे ही तो वो हुआ। अब सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये मतलब जो बच्चे नीट या JEE की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि ये मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहते हैं कि ये कर लो तुम्हारे फिजिक्स में, मतलब इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और इजी चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर हमारा गया था लगभग 1 क्लास मिला के, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर। 4 घंटे की तुमने बताई थी कि एक्स्ट्रा क्लास लगी थी। 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, डुअल नेचर, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स। मतलब मैं बाकी पिछले 3 चैप्टर्स में फिर भी मान सकता हूँ, चलो 4 घंटे की क्लास में बता दिया होगा, कोई बात नहीं भाई। सेमीकंडक्टर तो इतना बुरा था मेरा, इतना बुरा था कि लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक मैंने नीट के 3 दिन पहले पढ़ा था, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन आता था। वो इतना बुरा चैप्टर था कि मैं छूती तक नहीं थी, जबकि वो इतना इजी कहते हैं लोग उसको। लॉजिक गेट्स तो ऐसा है ना कि वो फ्री के नंबर, हाँ वो फ्री के नंबर क्या, मैं फ्री के नंबर कहते क्यों, मैं जैसे पढ़ाया था वैसे तो मुझे नहीं लगा था फ्री के नंबर 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, चल क्या रहा है ऐसे। मतलब वो तो इतना बुरा था ना कि मैं क्या बताऊं, मेरे पे शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने को। ऑपरेशंस जो होते हैं वो उसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा वो सबसे इंटरेस्टिंग। हाँ बूलियन अलजेब्रा नहीं, वो अलजेब्रा नहीं पढ़ाया गया था। बूलियन अलजेब्रा पढ़ाया, बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ा था, जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बूलियन अलजेब्रा मुश्किल से 3 लाइनें लिखवाई थी, वो कुछ A बार B बार वाला 3 लाइनें थी, और कुछ नहीं कराया था उसमें। है क्या ये चीज़, बोलिए चल क्या रहा है, कौन से ऑपरेशंस है, वो इस लेवल पे पढ़ाया था कि हमने 4 बार पढ़ रखा है, रिविजन क्लास है, ऐसे चला था कि मॉडर्न फिजिक्स तक मुझे बुरी लगी थी। बाद में तो चलो, और मॉडर्न फिजिक्स हमने जो पहले केमिस्ट्री में पढ़ रखी होती है वो इजी लगनी चाहिए, वो भी बुरी लगी थी मुझे, जबकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरा स्ट्रॉन्ग था। अब फिजिक्स गई, केमिस्ट्री गई, बॉटनी तो मेरी दोनों साल ठीक थी, मेरी खुद की वीक थी, वो अलग बात है। जू के तो टीचर चेंज कर दिए इस साल, और वो टीचर ऐसे थे ना कि वो लिटरली NCERT की पिक्चर स्लाइड पे पेस्ट करवा के आते थे और वो रीडिंग करते थे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट, तो वो वैसे चलता। इसके बारे में मिश्रा सर ने हमारे बहुत तरीके से समझाया था। मिश्रा सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। कहते एक टीचर हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, NCERT की लाइन पढ़ी, दिस इज़ ये मतलब कोई डेफिनेशन पढ़ी, कह रहे हाईलाइट किया, कह रहे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हाईलाइट दिस, मार्क दिस। फिर सर के अगले शब्द थे, अबे उसको बता तो सही क्या एक्चुअल में मीनिंग क्या है उस लाइन का। ये तो बहुत हुआ है जू की क्लास में, जो फिग वाला है ना, फिग वाला इस बार जो क्वेश्चन आया है, तो वो सर ने हमारे मिश्रा सर ने वो चीज़ बताई थी कि कह रहे यार शिवा, मैं हर क्लास में अपने बच्चों को ये चीज़ बताता रहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि क्लास में ज़रूरी नहीं है NCERT में से सारी चीज़ें आएँ। तो शहनाज ट्रेजरी वाला ने काफ़ी इस बारे में जब वीडियो बनाया था तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि फिग वेज है कि नॉन वेज है। वीडियो में भी सर ने उसका पूरा साइंस समझाया, कह रही ये चीज़ सिंपल होनी चाहिए बच्चों के लिए,
बट वो नहीं थी क्योंकि टीचर्स जो है वो इस तरीके से पढ़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी गए थे, इतना कि जिसकी नीड भी नहीं थी। हम अपने जो पिछले साल वाले जू के टीचर थे ना, ही वॉज अ गुड टीचर, उनके पास जाके हम कटवाते थे कि क्या नहीं पढ़ना है, और ऑलमोस्ट आधे नोट्स कट जाते थे। इतना आउट ऑफ एनसीईआरटी, और फिर इतना ज़्यादा एनसीईआरटी हो गया कि वो जो 2-4 एक्स्ट्रा बीमारियां ह्यूमन हेल्थ में बताते ना कि पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में बस नाम है, पेपर में आ सकता है, नहीं बताया गया था। और इस बार का पेपर जैसा था ना, अगर किसी ने 2 साल अच्छे से कोचिंग फॉलो किया होता मेरा, मैं गारंटी दे सकती हूँ 150 से ऊपर नंबर तो नहीं आए होते। वो जो लोएस्ट कट ऑफ होता है ना 141, वो भी क्रैक नहीं होना था उससे तो। बट यार ये सारी चीज़ें तो चलो कोचिंग की अब हमें पता लगती है कि भाई कोचिंग में देखो, तुम लोगों के लिए एक जो टेक अवेज हैं वो इसमें ये है कि अगर तुम्हारी कोचिंग में तुम्हें लग रहा है कि भैया तुम जो चैप्टर जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है और स्टिल टीचर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे लिए रेड फ्लैग है। तुरंत उस चीज़ को नोट डाउन करो, कोचिंग से अगर हट सकते हो तो हट जाओ, चाहे ऑनलाइन पढ़ना पड़ जाए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1 साल का कोर्स लो, पहले 1 साल का कोर्स, 2 साल का एक साथ मत लेना। दूसरी चीज़, अब मेरे को यार ये जानना है, तुम्हारा इस बार सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, काउंसलिंग के टाइम पे अब हम बैठे हुए हैं, काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग शायद आज से ही स्टार्ट हो रही है, आज से ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो आज से हम कॉलेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो इतना पाप हुआ तुम्हारे साथ, इसके बाद फिर कैसे, मतलब ये 554 नंबर कैसे आए? तो इतनी प्रॉब्लम्स के बाद अनीशा ने आखिर नीट क्रैक किया कैसे इतने सारे तमाम हर्डल्स को उसने क्रॉस किया और फाइनली आज वो एक मेडिकल कॉलेज में है। अभी के टाइम पे जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तब वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसने ये अचीव किया कैसे, आगे आने वाले पार्ट में हम लोग यही जानेंगे। और जानेंगे कि कैसे अगर आप लोग अभी अपने आप को एक लूज़र समझ रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो कि आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, उस सिचुएशन से उठकर आप एक नीट टॉपर कैसे बन सकते हो। तो अगला पार्ट ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि वो पार्ट आपसे मिस ना हो।